हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, साथ ही बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और सब इंस्पेक्टर होने के लिए सब इंस्पेक्टर की तरह ही पढ़ते होंगे, उतनी ही मेहनत आप करते होंगे, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड की जॉब के लिए अगर आप सोचते हैं कि किसी लापरवाही से कार्य का आपका काम या फिर आपको ये वर्दी मिल जाएगी या ये काम बन जाएगा, तो मेरे दोस्त आप फिर गलत सोच रहे हैं। आपको अपनी सोच में एक सुधार करना होगा और एक बहुत मेहनत और बहुत एक शानदार मेहनत करनी होगी। उम्मीद करेंगे हर अच्छे छात्र को जो सिलेक्शन लेंगे वो उतनी मेहनत करेंगे। ठीक है। कल हमने बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जब शुरुआत में लिखा जाने लगा तो किस किस नाम से लिखा गया। ठीक है। जैसे हमने बात की थी, आपका गारसदा तासी क्या लिखा, इस्तवार दल लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है। और फिर आपका मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, आपका हिंदुस्तानी की बात करें या हिंदी की बात करें तो वो किसने लिखा, आपका ग्रियर्सन ने लिखा। तो ये हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत थी। ठीक है। उसी क्रम को आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 1848 में। 1848 में मौलवी कमरुद्दीन ने मौलवी कमरुद्दीन ने मौलवी कमरुद्दीन ने तज़किरा ए स्वराई हिंदी लिखा। तज़किरा ए तज़किरा ए स्वराई हिंदी लिखा। हिंदी लिखा। इसको भी बहुत प्रमुख ग्रंथ माना जाता है कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसकी शुरुआती ज्ञान को ये बताता है कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। हरिओम, मोनू पाठक, रश्मि, रोली तिवारी, सबका स्वागत है साथी। आगे आते हैं। ऐसा ही साथी आपका याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कितने ग्रंथ लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं साथी, याद रखना, महत्वपूर्ण मार्क करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे। किस किस वर्ष लिखे बताएंगे। 3 ग्रंथ लिखे, किस किस वर्ष लिखे साथी। 1840, अब सॉरी 1800 बोलो, 1848, 1900 के आसपास में, 1940 के आसपास में। जैसे पहला ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। दूसरा उन्होंने लिखा आपका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये हिंदी साहित्य की शुरुआत कैसे हुई। उद्भव और विकास। उद्भव बोलते हैं हम किसको, उत्पत्ति को। और कैसे वो फला फूला। उद्भव और विकास, ये दूसरा ग्रंथ था इनका हिंदी साहित्य का। और तीसरा ग्रंथ साथी इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या बोलेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है। तीनों ग्रंथ इन्होंने लिखे। पहला ग्रंथ जब इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो साथी लिखा 1940 में, 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ठीक है, 1952। तो इन 3 ग्रंथों को भी बहुत प्रमाणिक माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं। साथ ही कुछ लोग क्या होते हैं, आपका अब परीक्षा, इससे क्लास से हटके मत बात किया करो प्लीज। कोई रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से मेरी। ठीक है। सारे साथियों से मेरी विनती है, कक्षा के अलावा बात नहीं करेंगे कोई भी, चाहे आपके फॉर्म से संबंधित हो। के लिए कॉलिंग टीम है, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ा करो।
तो क्या बोलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे, जिनको हम क्या मानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनकी एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है और काफी पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है साथी, अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्या बोलेंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन कि हिंदी साहित्य विभाजन, ठीक है, बोलेंगे एक बार। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किसके अनुसार मान्य है। तो सबसे पहली बात तो आती है, एक तो विभाजन चलता है हिंदी में रामचंद्र शुक्ल जी का, और एक साथ ही मान्य है डॉक्टर नगेंद्र का। बहुत सारे हिंदी के आपके साहित्य के विभाजन किए गए, और बहुत सारे लेखकों ने किए, अपने अपने हिसाब से किए। कम से कम 50 विभाजन होंगे हिंदी के, अलग अलग लेखकों के अनुसार। लेकिन हमारी परीक्षा में क्या सही होगा, 2 के विभाजन पूछे जाते हैं, आगे देखें। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां पर आएंगे बात पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साथी जो 3 ग्रंथ लिखे, 3 ग्रंथ लिखे, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य का विभाजन। क्या बोलोगे, हिंदी हिंदी साहित्य का विभाजन, हिंदी साहित्य का विभाजन किस किस के अनुसार साथी हमको इसको पढ़ना होगा। सबसे पहला सबसे पहला जो विभाजन हम पढ़ेंगे साथी, लिखेंगे किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या विभाजन है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया है साथी आपका आदिकाल। एक भाग बनाया उन्होंने, कौन सा, आपका आदिकाल। आदिकाल, आदि किसको बोलते हैं, आदि किसका समानार्थी है बताएंगे, आदि का क्या अर्थ होता है। दूसरा विभाजन साथी उन्होंने किया, तीसरा और चौथा, 4 विभाजन किए। एक उन्होंने बनाया भक्ति काल, भक्ति काल जिसको उन्होंने नाम दिया पूर्व मध्य काल, यानी मध्य काल के 2 विभाजन रखे उन्होंने, पूर्व मध्य काल, और भक्ति काल के बाद में रखा रीति काल को, रीति काल जिसको उन्होंने नाम दिया उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। और चौथा विभाजन उन्होंने किया किस नाम से, आधुनिक काल के नाम से, जिसको हम गद्य काल कहते हैं, गद्य काल। गद्य काल का मतलब आधुनिक काल, आधुनिक काल। देखना साथी, तो कितनी तरह का विभाजन किया, तो आप कहेंगे भैया आदि मतलब शुरुआत का, मध्य के 2 भाग, और एक आपका आधुनिक। क्या बोले, एक आपका आधुनिक, ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। कितने कितने वर्षों तक उन्होंने काल विभाजन को माना साथी, आदि काल को उन्होंने कहा 1050 से लेकर के 1375, 1375। भक्ति काल को उन्होंने कहा 1375 से लेकर के 1700। रीति काल को उन्होंने समय दिया 1700 से लेकर के 1900, और गद्य काल को उन्होंने समय दिया 1900 से लेकर के 1984। इतना विभाजन उन्होंने बता दिया। और बहुत सारे हिंदी के इतिहासकार जो हैं या हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, उन्होंने इसको अधूरा माना। ठीक है, क्या बोलेंगे, उन्होंने इसको साथ ही अधूरा माना। और अधूरा माना तो फिर कौन सा विभाजन हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा सटीक है, डॉक्टर नगेंद्र का। इनका साथी बोलेंगे, दूसरा विभाजन हम करते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन अगर पूछेगा कभी का, अगर बात करें हिंदी साहित्य का विभाजन, हिंदी साहित्य का विभाजन, साथी कभी पूछेगा ना आपसे
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तब उनके वाले ही आपको सटीक मानने हैं। ठीक है, आगे। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, क्या उन्होंने 3 रूट बनाई साथी मुख्य। सबसे पहले उन्होंने 3 जड़ें बनाई। बहुत ध्यान से लिखना, छोटा छोटा लिखना है ना, नहीं तो आएगा नहीं। पहला उन्होंने कहा आदिकाल। आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या कहा गया है? वीर गाथा काल, यानी शुरुआत का जो काल है। इसको इन्होंने माना 1000 से लेकर के 1350 एडी। एडी बोले तो ईस्वी। और आदिकाल कौन सा है जिसमें शुरुआती हिंदी का साहित्य लिखा गया? जैसे रासो साहित्य। किसी एक रासो का नाम मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप मुझे बता देंगे। हम भी पढ़ेंगे रासो साहित्य। फिर हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध साहित्य किस काल में लिखा गया? रासो साहित्य से नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, नाथ परंपरा। हम जानेंगे 84 सिद्धों में से प्रमुख कौन कौन है, 9 नाथों में से प्रमुख कौन कौन है। अपभ्रंश काव्य की बात हम यहाँ पर करेंगे। अपभ्रंश काव्य और उसके वर्गीकरण की बात साथ ही करेंगे। और फुटकल रचनाओं की बात साथ ही हम करेंगे। फुटकल रचनाएं आपसे कभी पूछेगा, फुटकल रचनाएं कब लिखी गई थी? आदिकाल के अंत में लिखी गई और मध्यकाल की शुरुआत में। तो सबसे पहला वर्गीकरण तो उन्होंने किया आदिकाल का। साथ ही मैं आपसे कभी भी पूछूंगा रासो साहित्य, नाथ साहित्य, या मैं आपसे पूछूं अपभ्रंश जो काव्य है, फुटकल रचनाएं, या मैं बोल दूं आपसे नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये कब लिखे गए? बहुत बढ़िया, कुछ साथियों ने लिखा, पंकज जी ने परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। बहुत बढ़िया, ब्रजेश यादव जी, बहुत बधाई हो साथी, आगे बढ़ते रहे। आदिकाल हो गया। आदिकाल के आगे फिर आता है आपका साथी दूसरा विभाजन। दूसरा विभाजन उन्होंने किया आपका मध्यकाल। और मध्यकाल की अगर हम साथी बात करते हैं आपसे, तो मध्यकाल को भी उन्होंने बांटा। मध्यकाल को बांटा भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल, भक्ति काल और साथी आपका क्या? रीतिकाल। रीतिकाल। भक्ति काल का जो समय बताया वह बताया 1350 से लेकर के 1650, यानी मैं क्या कह सकता हूं, 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है साथी, यहाँ क्या बोलेंगे आप? बोलो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल का समय बताया 1650 से लेकर के 1850, यानी मैं क्या बोलूंगा, 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल में बहुत सारी रचनाएं हुई साथी, जैसे राम भक्ति को लेकर के काव्य होगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। राम भक्ति काव्य, रामचरितमानस आदि, वैराग्य संदीपनी आदि, रामलला नहचू आदि। कृष्ण भक्ति, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के सूरदास जैसी रचनाएं होंगी, कृष्ण भक्ति काव्य होगा। कृष्ण भक्ति काव्य होगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम सगुण निर्गुण शाखा ये सब पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति, फिर आपका एक संत काव्य आएगा, प्रमुख संतों की रचनाएं इसमें हम पढ़ेंगे। और सूफी काव्य, प्रमुख सूफी रचनाएं हम पढ़ेंगे। सूफी काव्य, संत, सूफी संत तो आप समझते होंगे ना। संत लोग हम हिंदू समुदाय के रूप में बात करते हैं, सूफी हम मुस्लिम समुदाय के रूप में बात करते हैं। जैसे मुस्लिमों के 2 वर्ग शिया और सुन्नी के मतभेदों को खत्म करने के लिए किसका, सूफिज्म की स्थापना हुई, तो हम क्या बोलते हैं, सूफिज्म। और जिसमें बहुत सारे लोग, पीर लोग, जैसे कि हिंदुस्तान में भी आपने देखे होंगे हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती उस परंपरा के प्रमुख व्यक्ति थे। रीतिकाल की अगर हम बात करते हैं तो रीतिकाल की साथी आप बात करें, इसके भी 3 विभाजन किए इन्होंने रीतिकाल के। और वो 3 विभाजन कौन कौन से हैं? इसमें हम पढ़ेंगे आपका, एक तो साथी पढ़ेंगे रीति, रीतिबद्ध कवि होंगे।
रीतिबद्ध कवि होंगे। दूसरा विभाजन इन्होंने किया आपका रीति सिद्ध कवि। जानेंगे हम क्या होते हैं, अभी सिर्फ नोट्स बनाइए। रीति सिद्ध कवि। और तीसरे साथी होते हैं आपके कौन, रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त, रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो ये किसका विभाजन है, मध्यकाल का। अब तीसरा विभाजन आएगा साथी हमारा किसका, तीसरा विभाजन हमारा आएगा, सॉरी, तीसरा विभाजन हमारा आता है किसका, वह आएगा आपका आधुनिक काल। तो प्रमुख कौन से भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर उनके विभाजन। आधुनिक काल, अब देखो यहां बहुत सारे लेखक कहते हैं कि रीति काल जो है आपका 1650 से लेकर के 1857 है। ऐसे 1-2 वर्ष के अंतर से कभी घबराना नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने, किसी ने लिख दिया जैसे मान के चलो कोई विभाजन 1936, किसी ने लिख दिया 1938, तो दोनों सही हैं। परीक्षा में आपको इतना नजदीकी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर पूछ लेगा तो फिर बहुत सारे लोग दिखा देंगे आपका सोर्सेज की इन के अनुसार, इन लेखक के अनुसार ये विभाजन ये रहा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न बन नहीं सकता कि उनके अनुसार कितना है, तो इस तरह से तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, कभी बनेगा नहीं। ठीक है, आकाश प्रजापति आप ब्लॉक भी हो जाएंगे साथी, इतनी देर में आप नोट्स भी बना लेते, मैंने बोल दिया वो कर देंगे, टाइम लगता है। आप 3 दिन से उसी कमेंट को लग रहे हैं, आपको शायद मजा आने लगा है, आपका नाम लिया जाता है कक्षा में। दोबारा कमेंट मत करना, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे। ठीक है, पढ़ना है, मैंने वो बोला उसको प्राथमिकता पर रखें, बहुत ध्यान से सुने। तो क्या बोलेंगे, आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करेंगे। आधुनिक काल, आधुनिक काल का विभाजन अगर हम बात करें, मेरी बात समझे, 1-2 वर्षों का जो अंतर है उसको सीरियस नहीं लेना है। कभी पता चले उस पर गंभीरता से, जी मैंने तो भैया उस किताब में पढ़ा, मैंने तो उस किताब में पढ़ा, आपका तो ऐसे पढ़े, वो आपकी मर्जी है। आधुनिक काल को साथी बांटा जाता है आपका 3 काल में। इधर करें, थोड़ा सा इधर ही कर लेना तो और साफ हो जाए। ठीक है, ये मिटा दूं क्या, एक क्रम में लिख देंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख चुके होंगे ना, रीतिबद्ध, एक क्रम में लिख देता हूं मैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और साथ ही आपका क्या, रीति मुक्त, रीति मुक्त कवि। आधुनिक काल के विभाजन की हम बात करते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। कौन से 3 पार्ट होंगे, पहला होगा साथी आधुनिक युग में भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। अब आधुनिक काल में ये दिक्कत तो नहीं, जैसे मैंने बोला मध्यकाल 1850 तक का है, तो 1850 के बाद का जो समय वो किसको दे दिया गया, भैया आधुनिक काल को दे दिया गया। यानी कि 1850 से अब तक बहुत सारे विभाजनों में 1857 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर के चिंता नहीं करनी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। द्विवेदी युग, और तीसरा वर्गीकरण होता है आपका छायावादी, छायावादी युग, छायावादी। अगर साथी हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो भारतेंदु युग को हम किस नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। और इसका समय शुरू होता है 1850 से, 1850 से 1900। बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार क्या है, ये 1857 है। अब मान के चलो परीक्षा में प्रश्न आया और लिखा आया आपसे कि भारतेंदु युग का समय क्या है, तो 1850 से 90 और 1857 से 90, 1900, 90 बोल रहा हूं, 1900। तो यहां पर साथी दिक्कत ये होगी कि क्या दोनों दे सकता है, कभी नहीं देगा, नजदीकी इसमें कभी नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर प्रश्न सबको मिलेगा, नंबर सबको मिलना तय है।
हाँ, अगर 1850 नहीं दिया हुआ है तो डरना नहीं है। 1857 से 1900 दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, ठीक मान लेंगे। ओके, तो ये पुनर्जागरण काल हो गया। और पुनर्जागरण काल के बाद में फिर आता है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को कौन सा काल बोलते हैं, जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल ये साथी आता है हमारा, अगर हम बात करें 1900 से लेकर के 1918, बहुत सारे लोगों के अनुसार 20 भी आता है। और छायावादी युग जो है ये हमारा, ये 1918 से लेकर के अब तक है, अब तक ये छायावादी युग। फिर बात आती है छायावादी के वर्गीकरण की। छायावादी युग में साथी दो शाखाएं हैं, एक सिर्फ छायावाद, एक साथी आपका छायावाद। छायावाद युग उसको कहते हैं जिसका समय बताया गया है 1918 से 36। और दूसरा आता है छायावाद के बाद का छायावादोत्तर, या जिसको हम शुक्लोत्तर काल भी कहते हैं। शुक्लोत्तर, रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्लोत्तर युग इसको हम कहते हैं। और शुक्लोत्तर युग को माना गया है 1936 से लेकर के, या 1938 भी बहुत सारे लोग मानते हैं, से अब तक। कोई भी एक लिख लीजिए, आपको कोई परेशानी परीक्षा में नहीं होगी। फिर आता है, यानी कि ये 1936 से अब तक आ गया। अब इसको भी बांट दिया, छाया वादोत्तर काल को भी साथी 3 विभागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। जिसमें से पहला भाग आता है आपका कौन सा, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी युग कहते हैं जिसको हम। और प्रगतिवादी युग की अगर हम बात करते हैं तो वह चलता है 1936 से 1943। दूसरा विभाजन आता है साथी आपका जिसको हम कहते हैं प्रयोगवाद, नए नए तरह के प्रयोग। 1943 से 53 आता है। बहुत सारे लोग इसको नई कविता कहते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं नई कविता अलग रूप में विकसित हुई। और तीसरा इसका भाग आता है नई कविता, जिसको हम बोलते हैं 1953 से अब तक, से अब तक। इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इस पर गौर देंगे, अपनी कॉपी पर देखेंगे मैंने क्या क्या बताया आपको। जी भैया, हमने 10th में पढ़ा था 1857। जी भाई साहब, वही मैं आपसे कह रहा था। तो मैंने बताया आपको कि भाई जब विभाजन की बात आएगी तो क्या बोला डॉक्टर नगेंद्र ने, आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल, फिर आपका मध्यकाल, और फिर आधुनिक काल। विभाजन उन्होंने किया 1000 से लेकर के आपका कहां तक, आदिकाल का देखते रहेंगे, 1000 से लेकर के 1350 तक। मध्यकाल को साथी उन्होंने रखा आपका 1350 से लेकर के 1850 तक। 1350 से लेकर के 1850 तक। इसको थोड़ा छोटा कर लें तब दिख जाए। तो पता नहीं आपको दिखेगा भी नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए। देख पा रहे हैं क्या, एक बार बताना साथी। तो क्या बोला मैंने आपसे, उन्होंने बोला कि भैया आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहा गया, यानी शुरुआत का काल, जिसमें क्या क्या लिखा गया, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य आदि लिखे गए। फिर साथी मध्यकाल में उन्होंने बांटा भक्ति काल में, और भक्ति काल उसका शुरुआती काल था जिसका समय बताया 1350 से लेकर के 1650, जिसमें राम भक्ति, कृष्ण भक्ति आदि को लेकर के रचनाएं हुई। और फिर साथी आया आपका कौन सा, भक्ति काल के बाद में रीतिकाल। रीतिकाल में मैंने आपको बताया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि हम पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, कौन कौन हुए ये भी जानेंगे, रीति मुक्त जानेंगे। ठीक है, आगे आधुनिक काल के विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया 3 विभाजन किए गए साथी। 3 विभाजन कौन कौन से हैं, पहला भारतेंदु युग जिसको हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, दूसरा द्विवेदी युग जिसको हम जागरण सुधार काल कहते हैं, और तीसरा साथी आपका छायावादी युग। विभाजन किस प्रकार से था, 1850 से लेकर के 1900, और फिर 1900 से लेकर के 1918, और 1918 से वर्तमान। छायावादी युग के 2 भाग हमने पढ़े, छायावाद और छायावादोत्तर। 1918 से 36, 20 से 36 परीक्षा में आएगा तो हम चुने, कोई हमको दिक्कत नहीं। छायावादोत्तर जिसको शुक्लोत्तर काल कहते हैं वो 1936 से अब तक है,
और फिर प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवाद और नई। कोई दिक्कत? प्रदीप कुमार जी बहुत सारा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलेंगे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट बना लिए क्या? आगे चले? उज्जवल सिंह जी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। रवि चौधरी जी बोल देंगे भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, सीधी सी बात है अजहर, बहुत अच्छा आप सोच पाए हैं। आगे चले साथी, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत किसी को? ये विभाजन याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? जी भैया याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? तो अब यहाँ से क्या क्रम तय हो जाता है कि विभाजन के बाद में हम उसी क्रम से जाने नाम आता है आपका, हमने पढ़ा जैसे आदिकाल, तो ये जो युग हैं इनके नाम किसने दिए? क्या बोलेंगे? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, अगर मैं पूछ लूं आपसे? आदिकाल को ऐसे लिख लो, ऊपर थोड़ा हेडिंग बना लो, आदिकाल को नाम, आदिकाल को नाम या आदिकाल का नामकरण लिख लो। आदिकाल मतलब शुरुआत का काल, युद्धों का काल था भाई ये, जब युद्ध चल रहे थे शुरुआत में उस समय के। तो आदिकाल को आदिकाल साथी किसने कहा? आदिकाल ये नाम आपसे पूछे, इतना पूछा जाता है हिंदी में आपका, तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद जी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये साथी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा साथी आपका, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? क्या बोलेंगे? आदिकाल को आदिकाल, आदिकाल को चारण काल, क्या बोलोगे? डॉक्टर गिरियर्सन ने, डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा। तीसरा साथी आपसे पूछा जाएगा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? डॉक्टर सुमन राजे। किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। चौथा साथी महत्वपूर्ण है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, क्योंकि सिद्ध इस समय थे, सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है साथी। और पांचवा आपसे पूछेगा, आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा काल साथी किसने कहा है? तो क्या बोलेंगे? इसको कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने साथी कहा है। आपसे पूछेगा दोस्त, आदिकाल को वीर काल पूछे, सिर्फ वीर गाथा नहीं, सिर्फ वीर काल, तो वीर काल बोलेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या बोलेंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, आगे आएंगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को यानी शुरुआत का काल, नाम उन्होंने बोला आदि नहीं, प्रारंभिक काल, तो मिस्र बंधु। मिस्र बंधु याद है ना भाई, कौन कौन है? एक बार प्लीज बोलना हाँ, तो उससे लगता है कि हाँ आप एक रिवीजन करते हैं। प्रारंभिक काल, आदिकाल को आपका बीजपन काल, यानी कि बीज अर्थात शुरुआत का काल, जैसे पौधा पहले बीज होता है, महावीर प्रसाद ने, इन्होंने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। लिखेंगे अगला बात, रीति काल को रीति काल किसने कहा है? रीति काल को रीति काल किसने कहा? रीति काल को रीति काल किसने कहा? तो रीति काल को साथी रीति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, और साथी रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीति काल को श्रृंगार काल साथी किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। और अगर हम बात करें रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीति काल को अलंकृत काल साथी किसने कहा है? तो क्या बोलेंगे? मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, मिश्र बंधु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर छायावादी युग को शुक्ल युग भी कहते हैं ना? हाँ भाई, हिंदी पर देखो इतनी पकड़ आपकी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर, यानी शुक्ल के बाद का, अर्थात शुक्ल इससे पहले रहे होंगे। ठीक है सुधीर यादव जी, बहुत बढ़िया। भाई मैं जानता नहीं इसके बारे में, तो सर बताता कहाँ से आपको? जो मैं जानता हूँ वही तो बताएंगे, और मैं जो बता रहा हूँ प्लीज वो जान लीजिए। आगे आइए। गुरुजी आपने यूट्यूब पे नहीं लिखवाया था ये। भाई ऐसा थोड़ी है जो यूट्यूब पे पढ़ा है मैंने वही पढ़ाता रहूंगा। वो कितने 3 वर्ष पहले का, जब उतनी चीजें पता होंगी तो उतनी बताएंगे। अब से 2 वर्ष पढ़ाऊंगा तो फिर अलग चीजें हम पढ़ेंगे साथ ही, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि आप हमेशा एक जैसा पढ़ते रहें कि वही पढ़ें। उस पर एड ऑन कर लीजिए कुछ चीजें, है ना? ठीक है, ठीक है अजय यादव जी, आगे आएंगे। अजय यादव जी जरूर आपकी बात पहुंचाई जाएगी। साथ ही आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, कभी भी आपका स्वागत है। उसके लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डिस्टर्बेंस नहीं होता, सजेशन तो जरूरी होते हैं, लेकिन निरर्थक बातें ना किया करो, बेवजह की बातें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? क्या बोल दिया मैंने? रीति काल को रीति काल, और आपका, हाँ, रीति काल को साथ ही अंधकार काल। अंधकार काल बोले आपका, अंधकार काल किसने कहा? तो त्रिलोचन ने कहा। किसने? त्रिलोचन युग ने, त्रिलोचन ने। ठीक है, ये याद रखना। अब होता है हमारा काम शुरू। अब कहोगे भैया लेखक और रचना समझते थे हम तो साहित्य, लेकिन साहित्य लेखक और रचनाएं नहीं है सिर्फ, उसका इतिहास जानना भी है। अब धीरे धीरे क्या होंगे आपके सामने रचनाएं आनी शुरू। ठीक है, कोई देखेंगे? यहाँ देखें। सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। कितने साथी ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं और जानते हैं सिद्ध साहित्य, यानी सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? आप कहोगे भैया सिद्ध तो हमारे गांव में भी होते हैं, जय सिद्ध बाबा बोल देते हैं, लेकिन ये सिद्ध वो सिद्ध नहीं है। ये सिद्ध हैं बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित। कौन लोग थे? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, वज्रयान शाखा से संबंधित, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। अगली बात क्या आएगी? सिद्ध कवियों की कुल संख्या, यानी सिद्ध साहित्य, तो साहित्य लिखा होगा, किसी कवि ने लिखा होगा। सिद्ध कवियों की कुल संख्या, सिद्ध कवियों की कुल संख्या राहुल सांकृतायन जी के अनुसार, और बाकी सब लोग भी इनसे सहमत हैं, राहुल सांकृतायन की जी के अनुसार राहुल सांकृतायन जी के अनुसार 84 है। कितनी है साथी? 84 है, 84 है, गलती नहीं करनी। क्या बोलेंगे? इनमें 84 में से बात कर रहा हूं, इनमें सरहपा को सबसे प्राचीन माना गया है साथी। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि। कितने दोस्त जानते हैं सरहपा की रचना का नाम? यूपी जेल वार्डर में पूछी गई थी। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, क्या बोलोगे? सरहपा की जो रचना है, लिख लो इस बात को भी, सरहपा की रचना कौन सी है साथी? सरहपा की रचना, सरहपा की रचना है दोहा कोश।
यानी दोहा कोश नाम से जब रचनाएं आपको मिले तो आप कहेंगे दोहा कोश गीति हो, दोहा कोश नाम हो, दोहा कोश पाद हो। ये सब रचनाएं तीनों की तीनों, दोहा कोश नीति, दोहा कोश नाम, दोहा कोश पाद, ये किसकी हैं साथी? आपका ये रचनाएं हैं आपका किसकी? सरहपा की, सरहपा की। ठीक है, अब देखो अन्य सिद्ध कवि कौन कौन से हुए, तो इनकी पहचान क्या हुई नाम की, कौन जानता है भैया? इनके नाम के साथ में आता है पा। तो कई बार हिंदी साहित्य में अन्य सिद्ध कवि, जैसे आपका यूपी पूछा गया साहित्य में, टीजीटी, उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध कवि नहीं है, और तीन में पा लिखा हुआ था, एक में नहीं है। तो आपको इतनी भर पहचान हो जाना कि ये तो कॉमन पहचान है कि क्या बोलेंगे? सरनेम पा था, अन्य सिद्ध कवि, तो क्या बोलेंगे? पा। जैसे बोलते हैं हम लोग सबसे चर्चित नाम कौन सा है सिद्धों में जिसने सबसे ज्यादा नाम कमाया? लुईपा। लुईपा की रचना बताइए। लुईपा है साथी। डोम्भीपा है, डोम्भीपा, क्या बोलोगे? डोम्भीपा। पा लिखते हैं आपका आर्यदेवपा, क्या बोलोगे? आर्यदेवपा है साथी आपका, आर्यदेवपा। चंपक पा है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? चंपक पा। तो ये पा 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 लिखे रहते हैं। ठीक है, एक आपका बहुत चर्चित हुए सरहपा के शिष्य, सरहपा के शिष्य, ठीक है, जिनका नाम है सबरपा, यहाँ लिखेंगे। अब कुछ रचनाएं हैं वो लिख लीजिए। जैसे मैं बोलूं चर्या पद, चर्या पद की, चर्या पद के लेखक कौन है, ऐसे लिख लीजिए। चर्या पद के लेखक कौन है? क्या बोलेंगे? आपका सबरपा। और साथ ही सबरपा कौन है आपका? सरहपा के शिष्य हैं, सरहपा के शिष्य। तो दरअसल में जो परंपरा चली सरहपा से, उसको आगे किसने बढ़ाया? वो बढ़ाया साथी आपका सबरपा ने। ठीक है, आपसे पूछे लुईपाद गीतिका की रचना, लुईपाद गीतिका, लुईपाद गीतिका के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो हम कहेंगे उसमें चर्या पद लिख दिया, लुईपाद गीतिका, तो कौन है? लुईपा। और अगर आपसे कोई पूछे सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन है, सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन है, सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन है? आदि सिसोदिया जी, बहुत शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बोलेंगे आप? लुईपाद गीतिका के लेखक कौन है? लुईपा, जो सिद्धों में सबसे प्रमुख है। और हाँ, चर्या पद की नाम याद रख लेना साथी, कुछ ऐसे भी पूछ लेता है चर्या पद का अन्य नाम क्या है। चर्या पद का साथी जो अन्य नाम है वो है चदपिद। अन्य नाम क्या नाम है? चर्या पद को हम चदपिद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चदपिद के नाम से जानते हैं, ये बात कभी मत करना, ठीक है। और जैसे अन्य नाम से अगर हम बात करें, कहीं किनारे पर ये भी लिख लेना, जो प्रथम कवि है सरहपा के भी नाम है, सरहपा के भी नाम अभी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, मैं वहां पर मिस कर गया। सरोज वज्र, सरोज वज्र, सरोज वज्र और आपका सरहपाद, तो ये सरहपा ही है। सरहपा जो कवि हैं उनके अन्य नाम है ये, ठीक है, ये कभी गलती नहीं करनी। तो ये सिद्ध काव्य है, समझे? सिद्ध काव्य का संबंध किससे था? बौद्धों से संबंधित एक काव्य था जिन्होंने हिंदी की रचनाएं की। जैसे योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से आते हैं? नाथ संप्रदाय से। सर गुरु गोरखनाथ भी तो वो नाथ संप्रदाय के हैं, रोहित शर्मा, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? तो बात समझे, 84 सिद्धों ने अपना क्या बना लिया आप लोगों ने? आप समझे होंगे, उन्होंने भैया अपना एक कोड बनाया, और अपने नाम के आगे जिसने भी सिद्ध साहित्य लिखा तो अपने नाम के आगे पा से लिखा। किससे? पा से लिखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कोई परेशानी? वेरी गुड, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा रासो साहित्य। अभी आपसे मैंने पूछा था कुछ रासों के नाम बताइए, तो रासो साहित्य, रास मतलब क्या होता? रास मतलब होता है किस्सा, कोई कहानी। और रासो साहित्य को साथी हम कहाँ रखते हैं? वीर गाथा काल में रखते हैं। क्या बोलेंगे? वीर गाथा काल के अंतर्गत उसका विभाजन करते हैं। और याद रख लेना, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि रासो जो ये नामकरण है, रासो नामकरण किसने किया?
रासो नामकरण ये शुक्ल जी ने किया, और शुक्ल जी कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। रासो साहित्य में साथी किसका नाम आता है सबसे पहले तो मुझे बताएं। सबसे प्रमुख नाम तो आता है, एक तरफ तो आप लिख लीजिए रासो, रासो लिख लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए लेखक उनके, और रासो और उनके क्या लिख लीजिए? लेखक लिख लीजिए, लेखक। सबसे प्रमुख कौन सा रासो माना जाता है भैया? पृथ्वीराज रासो। क्या बोलेंगे? पृथ्वी राज रासो। किसने लिखा? इतिहास में आप जानती हैं, पृथ्वीराज चौहान जी का नाम मुझे नहीं लगता शायद कोई नहीं जानता हो, सारे लोग जानते होंगे। गोलू, आदि सिसोदिया, वेरी गुड भैया। खुमान रासो, बहुत गजब। तो क्या बोलेंगे? अगर मैं लेखक की बात करता हूं तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई हैं। कौन है साथी? चंद्र बरदाई। और ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र थे, दोस्त थे उनके। पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र और दोस्त थे, तो चंद्र बरदाई ने लिखा। लेकिन याद रख लेना, पूर्ण किया इनके पुत्र ने, ये पूरा नहीं किया इन्होंने। पूर्ण किया किसने? जलहण ने। और जलहण कौन है? चंद्र बरदाई का बेटा है। तो यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य इतिहास में 2 युद्ध हुए। 1191 में हुआ आपका तराइन का पहला युद्ध, जिसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान जी की। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें जीत हुई गोरी की। तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसी समय पर पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना के ले गया। कौन? मोहम्मद गोरी। एक कथानक तो ये है। दूसरा कथानक जो मिले सिक्कों के अनुसार, कहते हैं कि अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र जो है, हुई संधि शर्तों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जी को कुछ समय पर शासन किया। इसीलिए जो सिक्के मिले उन पर एक तरफ आपका पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ साथी आपका मोहम्मद गोरी का चित्र है। तो अगर ये 2 ऐसे विरोधी राजाओं का एक साथ चित्र देखने को किसी सिक्के पर मिलता है तो इसका क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब साथी होता है कि दोनों ने, किसी न किसी ने आपका किसी न किसी के अधीन एक शासन किया या मैत्री पूर्वक एक शासन किया। अब यहां पर पता चलता है कि कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने विरोध किया, उसके बाद फिर गिरफ्तार करके लेके गए, बंदी बना के लेके गए। जब उन्होंने वापस से मोहम्मद गोरी को हराने की योजना बनाई तो कहते चंद्र बरदाई भी उनके साथ हो लिए, क्योंकि उनके दोस्त थे, तो चंद्र बरदाई साथ चल दिए। तो वो पूरा नहीं कर पाए, जलहन ने पूरा किया। तो यहां पर बात आती है पृथ्वीराज चौहान जी की प्रमाणिकता की, पृथ्वीराज रासो की। तो पृथ्वीराज चौहान जी पर तो कोई शक ही नहीं किसी को, ये तो आप जानते हैं रियल कैरेक्टर है। लेकिन जो ये पृथ्वीराज रासो है, इस पृथ्वीराज रासो को साथी माना गया है बहुत सारे लोगों के अनुसार क्या? अप्रामाणिक। बहुत सारे हिंदी के लेखकों ने क्या बोलेंगे? अप्रामाणिक माना गया। अप्रामाणिक का मतलब इसकी कहानी को ऑथेंटिक नहीं मानते, जिनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल। वह कहते हैं कि भाई देखो, पृथ्वीराज रासो लिखा गया बाद में, ये कहते हैं कि जो इन्होंने लिखा वह एकदम विश्वसनीय नहीं है, अप्रामाणिक ही कह दिया उसको, कि जिसमें उन्होंने अप्रामाणिक माना गया है। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार दिया। ऐसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अप्रामाणिक हो गया। और अगर बात करें जैसे आपका अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? जो ये कहते हैं आधे कथानक ठीक है, एकदम से अप्रमाणिक कहना सही नहीं है। अर्ध प्रमाणिक माना हजारी प्रसाद जी ने, हजारी प्रसाद जी ने। ठीक है। और साथी आपका प्रामाणिक माना किसने? प्रामाणिक किसने माना साथी इसको? प्रामाणिक मानते श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। जैसे कर्नल टॉड हैं, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा और उस पर लगभग उनकी साथी पीएचडी है, बहुत विश्वसनीय, तो उन्होंने भी उसको माना। बहुत बढ़िया सर, आपने जो खाकी बैच में कराया वो तो कर ही रहे हैं, और जो इसमें तो कुछ किया कर ही रहे। हाँ, करना होगा साथी, करना चाहिए। ठीक है। और क्या साथी आपसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय हैं? तो 69 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब चैप्टर, अध्याय। 69 सर्ग या अध्याय पिंगल शैली में लिखा गया। रस कौन से प्रयोग किए गए हैं साथी इसमें?
रस आपका वीर रस और श्रृंगार, ठीक है, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की प्रेम कहानी भी है संयोगिता के साथ में, ठीक है। कन्नौज के राजा गेहड़वाल वंश के जयचंद की बेटी कौन, संयोगिता, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बाद में साथी हम बात करेंगे आपका विजयपाल रासो किसने लिखा है। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है बताएंगे। विजयपाल रासो को लिखा है आपका नलह सिंह भट्ट ने, नलह सिंह भट्ट ने। रणमल छंद को किसने लिखा है, ये भी एक रासो साहित्य में आता है, रणमल छंद श्रीधर ने लिखा है साथी, किसने लिखा है, श्रीधर ने। हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो को लिखा है सारंगधर ने। सारंगधर ने लिखा है साथी आपका, किसने, सारंगधर ने लिखा है, ठीक है। राम रासो, समय सुंदर जी ने लिखा है, समय सुंदर। आपका परमाल रासो, जिसको हम आला खंड के नाम से जानते हैं, आल्हा खंड, आल्हा खंड किसने लिखा है, जगनिक ने लिखा है, जगनिक ने, बहुत चर्चित है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इसका किया साथी वो किया वाटरफील्ड ने। इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था, कौन कौन दो भाई थे बताएंगे, आला और उदल, किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और किस प्रकार से माफ किया था, वो इतिहास का पार्ट है। परमाल रासो क्या बोलोगे, जगनिक ने लिखा है साथी, कोई दिक्कत। बीसल देव रासो, नायिका जिसकी कौन है आपकी बता सकते हैं। बीसल देव रासो को किस पर लिखा गया है, बीसल देव तो राजा है ही, नरपति नाहले ने राजमती के ऊपर भी लिखा है। नायिका कौन है इसकी, राजमती, नरपति नाहले, ठीक है। और एक आता है आपका खुमान रासो, खुमान रासो, खुमान रासो को साथी किसने लिखा है आपका, दलपति विजय ने लिखा है, दलपति विजय ने, दलपति विजय ने, दलपति विजय, नोट करें, बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत। कोई परेशानी। तो आपका पृथ्वीराज रासो तो हो गए चंद्रबरदाई, विजयपाल रासो, नलय सिंह भट्ट, रणमल छंद हो गए साथी आपका, रणमल छंद हो गया आपका किसका, श्रीधर का। हमीर रासो सारंगधर, राम रासो समय सुंदर हो गया आपका साथी, परमाल रासो जगनिक, बीसल देव रासो नरपति नाहल और खुमाण रासो दलपति विजय। कोई दिक्कत कोई परेशानी, उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके आगे कल हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साथी, नाथ साहित्य को। और फिर नाथ साहित्य से आगे बढ़ेंगे किधर आपका, मतलब जो क्रम मैंने बताया उसी क्रम से आगे चलते रहेंगे, काव्य को पूरा करेंगे और भैया अंतिम तक नई कविता तक चलेंगे, नए पुरस्कार नए सम्मानों तक चलेंगे, नई रचनाओं तक पहुंचेंगे। बस बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे आपका, लगभग मैंने बताया इसको हम अगली आपका लगभग 10 कक्षाओं में पूरा करेंगे। आपने भी एक वादा किया था, मैं भी नहीं चाहता कि हम इसमें कहीं भागें या हमको कहीं पहुंचना है, ठीक है। आगे तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बस साथी रिवीजन करते रहना, थैंक यू, नमस्ते।